नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल फ्लाइंग स्टॉक से मैं अमर अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे। परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि आपको स्वस्थ बनाए रखें। स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे फंडामेंटल चल रहे हैं। आज हम लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें। जैसे हम और फाइनेंशियल रेशियोज में और चीज़ें हमने देखी हैं, वैसे ही फाइनेंशियल रेशियो में एक डेट टू इक्विटी रेशियो का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या देखना चाहते हैं हम? ये देखना चाहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल कर कि जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल रहे हैं उस कंपनी का लॉन्ग टर्म में सोल्वेंसी क्या है, मतलब उस कंपनी का कितना आगे चलने की संभावना है, कितना जिंदा रह सकती है कंपनी। ऐसा तो नहीं कंपनी फेल होने वाली है, तो कंपनी की लॉन्ग टर्म में आगे भविष्य में उसकी सोल्वेंसी कैसी है, कितना कंपनी आगे चलने वाली है, ये हमें पता लगता है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है डेट और दूसरा आ रहा है इक्विटी रेशियो। तो पहले हम ये देख लें डेट क्या होता है। डेट एक तरह से लोन होता है, और आप मारवाड़ी भाषा में समझना चाहें तो लोन भी छोड़ दीजिए, ये एक तरह से कर्जा होता है जो कंपनी ने कर्जा बाजार से उधार ले रखा है। एक्सटर्नल सोर्सेज से, जो बाहर के सोर्सेज से जो कर्जा ले रखा है, जो डेट ले रखा है, वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आता है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है। तो जितना डेट उठा रखा है कंपनी ने, उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट का बर्डन भी आता है। तो जनरली ये माना जाता है कि जितना डेट कम होगा कंपनी में उतना ही कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि डेट ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, उस पर इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो डेट से हमें क्या समझ में आया, मीनिंग ऑफ डेट लिखा मैंने, कंपनी ने जो पैसा लोन लिया हुआ है वो डेट कहलाता है। अब इसमें जो लोन लिया है या जो कर्जा लिया है वो दो तरह से हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म हम किसको बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मींस दैट हैज टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, जिसको 12 महीने के अंदर अंदर ही हमने पेमेंट करनी है, वो शॉर्ट टर्म में आता है। और लॉन्ग टर्म में आता है जो 12 महीने से ऊपर का है, जिससे हम सब्सिक्वेंटली पे करेंगे। और हम यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए जर्नली हम शॉर्ट टर्म लोन को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म हम 12 महीने में दे ही देते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी की पोजीशन जानना चाह रहे हैं कि उसकी जिंदा रहने की, उसकी सोल्वेंसी की कितनी स्ट्रेंथ है। अगर वो देखनी है हमें तो लॉन्ग टर्म को ही लेते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं लेते। अब इसमें दूसरा वर्ड आया है इक्विटी। पहला हुआ डेट और दूसरा इक्विटी। तो इक्विटी क्या होता है? इक्विटी जनरल भाषा में आप लोग सब समझते हैं। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स ने जो पैसा आईपीओ में लगाया है, और उस पैसे से हमारे पास, उस शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया उस आईपीओ के थ्रू, उससे हमें जो शेयर कैपिटल आई वो इक्विटी हो गई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए सिर्फ उस शेयर कैपिटल को ही कंसिडर नहीं करेंगे। अलोंग विद शेयर कैपिटल वी शुड कंसिडर रिजर्व एंड सरप्लस, और इसके साथ में रिटेन्ड अर्निंग, या आप इसको नेट प्रॉफिट जो भी बोलना चाहें वो भी इसमें ऐड करेंगे। अब आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा अजीब सा कि रिजर्व एंड सरप्लस इसमें कैपिटल में कैसे ऐड होंगे शेयर कैपिटल में। ये इसलिए ऐड होंगे क्योंकि शेयर कैपिटल हमारी नहीं है, ये किसकी है? शेयर होल्डर्स की। तो जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कौन सा? जो कंपनी ने पैसा शेयर होल्डर से लिया, और वो लेने के बाद कंपनी ने जो इनकम करी है, उस इनकम में से क्या करती है कंपनी? डिविडेंड दे देती है। डिविडेंड देने के बाद में जो रिटेन्ड इनकम बच गई, जो कंपनी ग्रोथ के लिए काम में लेने वाली आगे, या रिजर्व एंड सरप्लस जो बच गए, वो पैसा भी कैपिटल ही मानी जाती है, शेयर कैपिटल, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स का ही पैसा है। इसीलिए हमने रोक लिया, अदरवाइज तो हम उनको डिविडेंड दे देते। तो यहां पे इक्विटी का मीनिंग क्या लेंगे? शेयर कैपिटल जो हमने आईपीओ के थ्रू शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, प्लस नेट प्रॉफिट। ये मान लीजिए आप सिंपल भाषा में, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन्ड इनकम या नेट प्रॉफिट जो भी आ रहा है, ये टोटल हमारी शेयर कैपिटल आएगी। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल फॉर्मूला हमारा बनता है टोटल डेट। टोटल डेट में जितने भी लॉन्ग टर्म लोन ले रखे हैं, जहां जहां से भी कर्जा लिया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, बैंकों से लिया हो,
या और कहीं से भी लिया है तो टोटल डेट ले लेंगे, इसमें लॉन्ग टर्म ही लेंगे, जनरली लॉन्ग टर्म लेते हैं, इस पर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है, कुछ इसमें शॉर्ट टर्म भी ऐड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इसमें ऐड नहीं करना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, दैट हैज टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, तो वो नहीं लेना चाहिए। और इसको डिवाइड हम करते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी से। अब शेयर होल्डर इक्विटी को अगेन आई एम टेलिंग कि शेयर कैपिटल का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करने के बाद लेंगे। तो मेरे को लगता है कि एक बार ये हमारे को क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अब इससे हमें क्या पता लगता है, किस लिए निकालना चाहते हैं, किस लिए निकालना चाहते हैं, वो मैंने बताया कि हम कंपनी की क्या देखना चाह रहे हैं कि कितनी लाइफ है। ऐसा तो नहीं बहुत जल्दी जाके ही कंपनी बंद होने वाली हो, कंपनी बैंकरप्ट होने वाली हो, या हम ये देख रहे हैं कंपनी लॉन्ग टर्म में जाके कितना और चल सकती है, इसकी सोल्वेंसी कैसी है, कंपनी की स्ट्रेंथ कैसी है, ये हमें पता लगता है। तो इसका जनरली इस फॉर्मूले के हिसाब से टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, ये लेने के बाद में कितना आना चाहिए तब हम उसको सही माने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, तो वो होना चाहिए इट शुड बी लेस देन 1। अगर हम डेट को डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर इक्विटी से तो ये 1 से कम होना चाहिए, 1 से जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और अगर ये 0 होता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, 0 होने का मतलब है अगर टोटल डेट मेरा 0 है और शेयर होल्डर कैपिटल है मान लो 5 लाख रुपए, तो 0 को डिवाइड करोगे 5 लाख से तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी में डेट है ही नहीं, डेट 0 है, और 0 डेट होना कंपनी के लिए बहुत अच्छी और स्ट्रेंथ बताती है कंपनी की। तो इसमें 1 से कम होना चाहिए, और होना भी, अगर कोई ये समझता है 1 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, 3 आ रहा है या 0.7 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो ये होना कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो डेट लिए बिना काम नहीं कर सकती। जैसे स्टील इंडस्ट्री है, वहां पे डेट चाहिए ही चाहिए, बिना डेट के काम हो नहीं सकता, चाहे कितना ही पैसा लगाओ। इंडस्ट्री इतनी वास्ट है कि आपको पैसा लेना ही पड़ेगा। अब इसमें साथ में जो डेट इक्विटी रेशियो मैंने निकाला है, डेट का इक्विटी के साथ में कोरिलेशन क्या है, उसका रेशियो क्या है, ये पता लग रहा है। तो कितने डेट है और कितनी मेरे पास में इक्विटी है, ये रेशियो दोनों का आपस में कोरिलेशन निकला। अब ये निकलने से हमें साथ में ये भी देखना कि 1 से कम होना चाहिए, ठीक है, 1 से कम होगा तो ठीक होता है। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें पीयर कंपनी के साथ में कंपेरिजन करना है, मतलब जिस इंडस्ट्री का हम देख रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसे हम मान लो इन्फोसिस का ले रहे हैं, तो इन्फोसिस का ले रहे हैं तो हमें टीसीएस के साथ कंपेयर करना चाहिए या हमें विप्रो के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फिर एफएमसीजी के साथ करने लगे, आईटीसी, एचयूएल उनके साथ कर रहे हैं। ऐसे ही अगर 4 व्हीलर में देखते हैं तो हमें मारुति का करना है तो आइशर मोटर के साथ करेंगे, टाटा मोटर के साथ करेंगे, अशोक लीलैंड के साथ करेंगे, उनके साथ ही करना चाहिए। तो हमारा जो इंडस्ट्री का सेट है उस सेट के हिसाब से कंपैरिजन उनके साथ ही करना चाहिए जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसा नहीं होना चाहिए वी शुड नॉट कंपेयर पोटैटो विद एप्पल, होना चाहिए उसके साथ ही। दूसरी इंडस्ट्री से करेंगे तो उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं रहेगा। अब एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, इस वाली स्लाइड में आप देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो निकाला है। ये डार्क ब्लू वाला है शेयर कैपिटल, ये वाली जो है ये शेयर कैपिटल है, ये वाला ये कॉलम है ये शेयर कैपिटल है, और ये वाला जो लाइट ब्लू है ये आपको मैंने यहां से इंडिकेट किया है, ये आपके डेट हैं। तो यहां पे कंपनी के पास में शेयर कैपिटल कितनी है 100 और डेट कितने हैं 70। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है अपना, दोबारा देखिए फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, उसमें सारे आगे। तो हम 70 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये क्या आएगा 70 की डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा 0.70। 0.70 का मतलब होगा दिस इज लेस देन 1, ये ठीक माना जाता है, ठीक माना जाता है। और दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि किस इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्री भी देखनी पड़ती है। इंडस्ट्री देखने के साथ साथ में हमें कंपेयर करना है पीयर कंपनीज के साथ। ऐसा नहीं हो कि 0.7 आ रहा है लेकिन इस कंपनी में तो ज्यादातर का लोन की जरूरत ही नहीं होती है और सबका ही 0 डेट है, फिर भी 0.7 आ रहा है तो अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन जनरली ये होता है जो भी इंडस्ट्री होती है उनमें 1 से कम होता है तो ठीक माना जाता है। आप कंपनी बी का एग्जाम्पल देख लिए, इसमें 200 करोड़ ये शेयर कैपिटल है और 200 करोड़ का ही इसमें डेट है। तो आप इसको 200 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जितना लोन है, जितना कर्जा है कंपनी के ऊपर, उतनी कंपनी के पास कैपिटल भी है। तो ये ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, 1 से ऊपर तो अच्छा मानते ही नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे कंपनी सी। इस कंपनी में आप देखेंगे सी में यहाँ पे 300 करोड़ का इनके पास में शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस वगैरह, रिटेन्ड अर्निंग, नेट प्रॉफिट सब मिला के, और 360 करोड़ का इनके पास डेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास जितनी कैपिटल है उससे ज्यादा का लोन है।
तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं माना जाएगा। इसको अगर करके देखेंगे तो इसका रेशियो देखो 1 से ज़्यादा आएगा। मैं कर रहा हूँ आपका 300, सॉरी डेट कितना है, डेट है 360 डिवाइडेड बाई 300, इसका आंसर आ रहा है 1.2। 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसको ठीक नहीं माना जाता। लेकिन फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको कंपैरिजन करेंगे पीयर कंपनी के साथ में, हो सकता है इस कंपनी में सबका 1.2, 1.5, 1.7 हो, तो उस केस में 1.2 भी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम पीयर कंपनी के साथ में करें। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं कई तरह के, जैसे व्हीकल बिजनेस है वो कैपिटल इंटेंसिव है, वहां पे लेना ही लेना है, लोन लेना ही पड़ेगा, बिना लोन काम नहीं हो सकता। तो इस तरह की कई चीजें होती हैं, वो हमें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। उस हिसाब से आज हमने समझा डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। ये हमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और ये पता लगता है कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंपनी में ये देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है और उसके कंपैरिजन कंपनी में क्या है। मैं समझता हूँ ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया अपना ख्याल रखें कोरोना काल में। और सभी से अनुरोध भी है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट भी जिससे आप लोगों को मिलता रहे। और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, काफ़ी व्हाट्सएप आए हैं मेरे पास, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।